एक महान शायर ने क्या खूब लिखा है, उम्र होता है जुदा जुदा, खिलौना इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। वैसे तो ये शायरी मात्र 2 लाइन की है, लेकिन इसमें जिंदगी के गहरे राज छुपे हैं। जो इस राज को समझ गया, समझो वो अपने आप को समझ गया। जो अपने आप को समझ गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं इस शायरी के गहरे राज को बताऊँगा। कहानी को जरा आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। फैमिली में 5 लोग थे, जिनमें 3 नौजवान थे, एक माता पिता थे। 3 नौजवानों में से एक सबसे छोटे नौजवान, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 की थी, वो अचानक से एक गंभीर रोग से बीमार हो जाता है। उसकी बीमारी में परिवार का सारा पैसा खर्च हो जाता है और अंततः लड़के की मौत हो जाती है। इससे परिवार के सभी लोग सदमे में चले जाते हैं, खास करके माता पिता। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से निम्न क्लास फैमिली बनकर रह जाती है। यदि आपको कहानी बोरिंग लग रही होगी तो आप शायरी के बारे में सोच रहे होंगे। यदि कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो सॉरी कहानी के दुखदाई अंत के लिए, पर यह कहानी नहीं थी, यह जिंदगी का हकीकत है। जो इस हकीकत को समझ गया वो एक दिन बहुत बड़ा करेगा। अब मैं आपको शायरी का राज बता रहा हूँ। इस शायरी का 2 पहलू है और वो दोनों पहलू 2 तरह के लोगों के लिए है। एक जो साधारण या नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं और दूसरा वो जो लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अब जरा नजर डालते हैं कि शायरी का पहला पहलू क्या है। उम्र होता है जुदा जुदा, खिलौना इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इंसान के संपूर्ण जीवन काल को कई भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है 0 से 5 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसे शैशव अवस्था कहा जाता है। दूसरा भाग है 6 से 13 वर्ष की अवस्था, जिसे बचपन कहा जाता है। और तीसरा है 14 से 18-19 वर्ष तक की अवस्था, जिसे तरुणावस्था या एडल्ट एज कहा जाता है। और चौथा है वयस्क, 22 से 45 या 50 वर्ष तक की अवस्था, जिसे एडल्टनेस या एडल्ट कहा जाता है। और 50 से ऊपर की अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। शायर शायरी के द्वारा कहना चाहते हैं कि ये जो इंसान का उम्र होता है, जो अलग अलग अवस्था में बटा होता है, उस अवस्था के अनुसार उसकी अलग अलग डिमांड होती है। जैसे कि बचपन में बच्चे खिलौने से प्यार करते हैं और उसे खिलौना खेलना बेहद पसंद होता है, उसे पढ़ाई लिखाई से में मन नहीं लगता। अब दूसरा अवस्था आता है टीनेज, जिसमें बच्चों की अवस्था ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाता है और आपको सक्सेस अनसक्सेस बनाता है। आगे फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें लोग सिर्फ यश वैभव और गौरव कमाने की सोच रखते हैं, जिसमें सिर्फ पैसों को वो वैल्यू देते हैं। और अंततः अंत समय आता है, यानी कि वृद्धावस्था, जिसमें उसे अपने सारे रहमो कर्मों का हिसाब किताब लगाने के लिए भगवान जपना होता है, या फिर यूँ कहे खुदा खुदा करना होता है। जनरली लोगों के साथ यही होता है और यही आम लोगों की सच्चाई है जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अब मैं शायरी का दूसरा पहलू बता रहा हूँ। यहाँ से आप पूरे शांत मन से वीडियो को देखना, आप एक दिन बहुत बड़ा करोगे। उम्र होता है जुदा जुदा, इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। उम्र तो अलग अलग फेजों में बटा हुआ है, इस उम्र के अनुसार लोग चलते हैं। इसमें किशोरा अवस्था फेज और उसके बाद के फेज का कुछ वर्ष आपको मौका देता है कुछ बड़ा बनने का, कुछ बड़ा करने का। बड़ा करने वाले रंगीन दुनिया का जाल में नहीं फंसकर ब्लैक एंड वाइट किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं, मग्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यदि आज मैं रंगीन दुनिया में चला गया, आज मैं रंगीन दुनिया में खो गया, तो मेरी आने वाली ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट बनकर रह जाएगी और जो मैं कलरफुल ज़िंदगी चाहता हूँ वो कलरफुल ज़िंदगी नहीं हो पाएगी। यदि मुझे कलरफुल लाइफ बनाना है तो अभी ब्लैक एंड वाइट किताबों को पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, भूख को त्यागना होगा, नींद को भगाना होगा। आप सभी अमिताभ बच्चन को जानते हैं, वो एक महान हस्ती है, पर वो महान बनने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितना कुछ खोया, इसका आकलन आप लोगों को नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हाल ही में अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग जीत गए हैं। इससे पहले वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ चुके हैं। इनमें से कुछ को तो वो मात दे चुके हैं, तो कुछ से अभी भी जूझ रहे हैं। लेकिन 79 वर्ष के उम्र में भी शूटिंग चल रही थी। एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण शरीर में खून की काफ़ी कमी हो गई थी। खून की कमी को पूरा करने के लिए आनन फानन में डोनर्स ने 60 बोतल ब्लड इकट्ठा किया गया। इस दौरान एक छोटी सी लापरवाही हो गई, 200 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ब्लड बिग बी को चढ़ा दिया गया, जिसके बाद वो भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गए। इसके बाद बिग बी ने डाइवर्टिक्यूलाइटिस
ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नामक एक खतरनाक बीमारी को ठीक करने के लिए सर्जरी करवाई थी। इसके कारण से उनके पेट में तेज दर्द और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई थी, जिससे वो अब भी जूझ रहे हैं। फिल्म कूलिंग की शूटिंग के दौरान हुई घटना के बाद बिग बी को मेडिसिन का हैवी डोज लेना पड़ा, जिसके बाद वो मायस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने के बाद वायरस ने उनके लीवर पर क्या असर डाला। यह बात उन्हें 18 साल बाद पता चला, जब वो लीवर सिरोसिस के शिकार हो गए, और नतीजा यह रहा कि 2012 में लीवर का संक्रमित 75% हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया और वो अब भी मात्र 25% लीवर के साथ ही जी रहे हैं। इतना ही नहीं, बिग बी अब भी इन सब बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस तक को मात दे चुके हैं। इस उम्र में भी वो हार नहीं मान रहे और इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने आपको एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी सुनाई, जिसमें बीमारी के कारण समय से पहले एक युवक की मौत हो जाती है। शायरी के दूसरे पहलू में अमिताभ बच्चन की हकीकत बताई। कहानी तो कहानी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन तो हकीकत है मेरे यार। अब आप सोच लो, आपको कहानी बनना है या हकीकत, आपको बड़ा करना है या सामान्य जीवन बिताना है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है मेरे भाई, करने से होता है। करो मेरे भाई, करो, करने की कोशिश करो। जरा सोचो अमिताभ बच्चन के बारे में, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मेहनत किए, कितना संघर्ष किए। क्या उन्होंने हार मानी? वो भी एक इंसान ही हैं। जब वो कर सकते हैं इतना बड़ा, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी इंसान हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो तुम नहीं कर सकते। रॉकेट साइंस सबसे भारी विज्ञान माना जाता है, वो भी एक इंसान करता है, और वो भी एक इंसान नहीं किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेरे भाई, तुम बड़ा कर सकते हो, तुम बड़ा बन सकते हो, क्योंकि तुम भी इंसान हो। और ये सब तभी होगा जब तुम करोगे। करने के लिए तुम्हें बरकरी धूप में मेहनत करना होगा, तुम्हें भूख को मारना होगा, नींद को भगाना होगा, ब्लैक एंड वाइट बुक को अपनाना होगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी कलरफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा बनेंगे। मुझे लगता है कि अब आप शायरी का राज समझ गए होंगे। देख भाई, ये शायर इतने महान थे कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी को मात्र 2 लाइन में समझा गए। उम्र होता है जुदा जुदा, इश्क पैसा फिर खुदा खुदा। सोचो यदि धरती रुक गई तो क्या होगा, सोचो हवा रुक गई तो क्या होगा, सोचो यदि पानी सूख गया तो क्या होगा, सोचो किसी ट्रेन का सफर 3000 किलोमीटर का है और वो 500 किलोमीटर जाकर ही रुक गई तो क्या होगा, सोचो यदि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रुक गया तो क्या होगा। सबका एक ही जवाब होगा कि उसका होना ना होने के बराबर है। धरती यदि घूमने से रुक गई तो उसके होने से कोई फायदा नहीं, हवा रुक गई तो उसके होने से कोई फायदा नहीं, नेचर असंतुलित हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रेन रुक गई तो उसका सफर अधूरा रह जाएगा, और यदि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रुक गया तो उसका बेहोश मरीज कभी होश में नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, यदि तुम किसी काम को शुरू कर दिए हो तो खत्म करके ही छोड़ो, अपना मकसद पूरा करके छोड़ो, चाहे कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस तुम्हें करना पड़े। तुम्हारा लगातार मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। और यदि तुम लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हो तो जियो एक मुर्दे की तरह, जिंदा लाश बनकर, हमेशा कामना करने की बहाना बनाकर। बिजली चली गई तो मोमबत्ती जलाकर पढ़, जिम जाने के लिए पैसा नहीं है तो बाल्टी में पानी भर, बाइसेप्स बना, पसीना बहा और सिक्स पैक बना। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो किसी और के मोबाइल से बात कर और काम पर लग जा। वेट मत कर नेटवर्क आने का। यदि स्टैंड में बस नहीं आ रही है तो भीड़ से थोड़ा हट। स्मार्टफोन में खोए हुए इंसान की तरह सोच कर देख कि आज तू इस भीड़ का हिस्सा क्यों है। कभी नहीं चाहता था ना इस भीड़ का हिस्सा बनना, तो फिर जो तूने शुरू किया है उसको ख़त्म कर। चाहे तो किसी भी टाइम में, किसी भी जगह पर या फिर किसी भी मौसम में। बड़ी से बड़ी दिक्कत यह है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो? अरे भाई, वो टाइम है, वो कभी नहीं रुकने वाला। अगर तुम कर सकते हो तो इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा, उसको देखना बंद कर, और जितना स्पीड से वो टाइम भाग रहा है उतनी स्पीड से तू अपने काम पर भाग। जब तुम भी टाइम की तरह नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे, किसी महान काम को अंजाम तक दे पाओगे। तुम्हारी लगातार करी मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे दुनिया में देश का नाम तुमसे रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। और मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। और यदि तुम लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हो तो जियो एक मुर्दे की तरह, जिंदा लाश बनकर, हमेशा कामना करने की बहाना बनाकर। बिजली चली गई तो मोमबत्ती जलाकर पढ़, जिम जाने के लिए पैसा नहीं है तो बाल्टी में पानी भर, बाइसेप्स बना, पसीना बहा और सिक्स पैक बना। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो किसी और के मोबाइल से बात कर और काम पर लग जा। वेट मत कर नेटवर्क आने का। यदि स्टैंड में बस नहीं आ रही है तो भीड़ से थोड़ा हट।
और स्मार्टफोन में खोए हुए इंसान की तरह सोचकर देख कि आज तू इस भीड़ का हिस्सा क्यों है। कभी नहीं चाहता था ना इस भीड़ का हिस्सा बनना, तो फिर जो तूने शुरू किया है उसको ख़त्म कर। चाहे तो किसी भी टाइम में, किसी भी जगह पर या फिर किसी भी मौसम में। बड़ी से बड़ी दिक्कत यह है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो? अरे भाई वो टाइम है, वो कभी नहीं रुकने वाला। अगर तुम कर सकते हो तो इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा, उसको देखना बंद कर और जितना स्पीड से वो टाइम भाग रहा है उतनी स्पीड से तू अपने काम पर भाग। जब तुम भी टाइम की तरह नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे, किसी महान काम को अंजाम तक दे पाओगे। तुम्हारी लगातार करी मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे दुनिया में देश का नाम तुमसे रोशन हो। जय हिंद, जय भारत।